हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है ईसीएस सिस्टम, जिसको स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करने वाले हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी डी फार्मा लेवल पे एग्जाम होते हैं फर्स्ट ईयर का, और अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड यानी कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि ये 30 क्वेश्चन में से कम 25 प्लस सही होना चाहिए। एंड जो बच्चे का नहीं होगा तो घबराइएगा नहीं, आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा या फिर मेरे बात को सुनिएगा तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ, बोन फॉर्मेशन मतलब है कि हड्डी के बनने की प्रक्रिया, बोन के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ? सेल डिवीजन कहते हैं, ऑसिफिकेशन कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, या नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन? क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑसिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे आंसर बी कर भी रहे हैं, वेरी गुड। ऑसिफिकेशन, तो प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन के बनने की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहा जाता है। एंड बोन सेल से कुछ कुछ सवाल आते हैं, तो बोन सेल के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऑस्टियोसाइट का मतलब क्या होता है बताओ? ऑस्टियोसाइट का मतलब कोई बोलेगा तो याद रख लेना, इसको मतलब होता है मैच्योर बोन सेल, मैच्योर बोन सेल, मैच्योर बोन सेल। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, बताओ ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्लास्ट वर्ड लग जाए यानी कलेस, कलेस मतलब एकदम ब्रेक डाउन करना, तो इसको बोन ब्रेकिंग सेल कहते हैं, बोन ब्रेकिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन ब्रेकिंग सेल कहते हैं। कैसे याद रखेंगे बोन को ब्रेक करने वाला? अरे भैया क्लास्ट एकदम कलेस कर देता है, कलेस करना मतलब ब्रेक कर देना। ठीक है, उसके बाद है तीसरा ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो ब्लास्ट, बताओ इसको क्या कहेंगे? तो बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बिल्डिंग, यानी बोन बिल्डिंग सेल, बोन बिल्डिंग सेल। बिल्डिंग मतलब क्या हुआ? बोन बनाने वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, एंड अगेन एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा कि ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है? तो स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, यानी बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को आप क्लियरली याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बोला भाई? एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल को कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन ब्रेकिंग सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन बिल्डिंग सेल होते हैं, बोन बनाने वाले सेल, ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन, एंड ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगेन दूसरा नंबर सवाल है, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन, पटेला बोन किस में प्रेजेंट होता है बताओ? पटेला बोन इज प्रेजेंट इन पाम, स्कल, नी, ईयर। बताइए, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन, तो पटेला बोन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमने इसका ट्रिक भी बताया था कि अगर आप पटाते हो अपनी वाली को तो किस के बल बैठते हो, है ना, प्रपोज करने के लिए? तो घुटनों के बल। तो याद करो, घुटने के पास कौन सी हड्डी होती है? तो पटेला ही तो होती है। तो इसी को पटेला बोन को नी कैप भी कहा जाता है, नी कैप भी कहा जाता है। अगर इसका इमेज देखें तो कुछ ऐसा होता है ना, ये देखो ऊपर से आ रहा फीमर है, ये आपका उसमें से मोटा वाला टीबिया है ना, टीबिया है, फिबुला है, और यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है ये पटेला है। देखो जब आप पटाते हो तो घुटने के बल ही बैठते हो ना, इसलिए पटेला कहाँ होगा? घुटने में। ठीक है, पटेला घुटने में। एंड इसका, ये किसका एग्जाम्पल है? सेसमॉइड बोन का, एक छोटा सा बोन होता है। ठीक है, सेसमॉइड बोन। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। सेसमॉइड बोन का एग्जाम्पल कौन सा है? पटेला। सवाल आता है तो पटेला नीब के पास पाया जाता है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें एक्चुअली बोन डेंसिटी कम होने लगता है, यानी कि बोन थोड़ा सा कमजोर होने लग जाता है, एंड फ्रैक्चर्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा भी चोट लगेगा फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ये ज़्यादा कॉमन किस में है? बच्चों में, बच्चों में, या फिर बूढ़े
बुजुर्ग मैन मतलब बुजुर्ग पुरुष में, या न्यू बॉर्न चाइल्ड में, या ओल्ड वुमेन में, ओल्ड वुमेन में। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन यानी कि बूढ़ी महिला में। देखो भाई ओल्ड मैन और वुमेन में ये अंतर है कि जो मेल फीमेल में ना ये ज़्यादातर कॉमन होता है, फीमेल में ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस समस्याएं होती हैं। सबसे पहले तो समझो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी, यानी कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन का घनत्व कम हो जाता है, लीडिंग टू फ्रेगाइल, जिससे बोन फ्रेगाइल हो जाता है, यानी कि ब्रिटल बोन हो जाता है, यानी इजिली ब्रेक होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन यानी कि बूढ़ी महिला में ज़्यादा कॉमन होता है, पर्टिकुलरली आफ्टर मेनोपोज, मेनोपोज के बाद। मेनोपोज क्या होता है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो कि आफ्टर 40 टू 45 एज, 40 से 45 साल के उम्र के बाद महिलाओं में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो लास्ट पीरियड आप कह सकते हो, लास्ट पीरियड या फिर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज कहते हैं, 40 से 45 साल की उम्र में होता है। तो इसी मेनोपॉज के बाद ज़्यादा कॉमन है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों कहते हैं, क्योंकि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, ड्यू टू डिक्लाइन इन द एस्ट्रोजन लेवल। क्योंकि मेनोपॉज के बाद जबकि पीरियड्स नहीं होते हैं तो उससे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, डिक्लाइन होना यानी गिरना। अ हार्मोन दैट हेल्प्स मेंटेन बोन डेंसिटी, एस्ट्रोजन का एक काम ये भी है कि बोन के डेंसिटी को मेंटेन करता है। जब महिलाओं में क्या आते हैं, मेनोपॉज आते हैं यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, तो बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए जो महिलाओं में है, खास करके बूढ़ी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। संगीता कह रही है अंशिका अपनी आईडी दे दो यार। अरे संगीता आप तो अपने घर में भी बात कर लोगे हैं, मेरा क्लास ही मिलता है घर का किस्सा करने के लिए, ये भी पूछ ही लो कि खाना क्या खाई हो संगीता। गजब है यार, हमारे क्लास को क्लास रहने दो हैं। संगीता दीदी माफ कीजिएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हाँ, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इसमें से क्या रहा है, नॉट अ बोन, कौन सा हड्डी नहीं है लेग का, यानी पैर की हड्डी कौन सी नहीं है, कौन सी हड्डी पैर की नहीं है। ठीक है, रेडियस, टीबिया, फीमर, फिब्यूला। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है। तो आपके पैर की हड्डी होती कौन कौन सी थी, पहले ये तो देखो। लोअर लिम्ब में पैर आता है, पैर में आपका होता था फीमर, राइट, जिसको थाई बोन भी कहते थे, थाई बोन भी कहते थे। फिर टीबिया, फिब्यूला, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलिंजेस, राइट। एंड हाथ के हड्डी क्या क्या होते थे, तो ह्यूमरस, ये अपर लिम्ब है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलिंजेस। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पैर की हड्डी नहीं है, लेग की हड्डी नहीं है। चलो आप लोग आंसर करो फिर मैं बताऊंगा। आप लोगों का मोस्टली बच्चों का आंसर ए आ रहा है, ए। चलो देखते हैं, रेडियस। तो जी हाँ, रेडियस तो यहाँ है, रेडियस तो हाथ की हड्डी है, रेडियस पहला ही ऑप्शन छटा गया। टीबिया, फिबुला, फीमर ये सब पैर की हड्डी है, लेकिन रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस हाथ की हड्डी होती है। तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर किए हैं, रेडियस। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया, रेडियस। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब देके दिखाइए तब समझें। व्हाट इज द टिश्यूज कनेक्टिंग मसल्स टू बोन कॉल्ड। इस चैप्टर में तो ये मैं नहीं पढ़ाया था, लेकिन चैप्टर 3 में मैंने जरूर पढ़ाया था कनेक्टिव टिश्यू में, जब टेंडन और लिगामेंट बताया था तब। तो बताओ वो कौन सा टिश्यू है जो कनेक्ट करता है मसल को बोन से, मसल टू बोन। टेंडन, कार्टिलेज, वाइट फाइबर, लिगामेंट या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मेरे ख्याल से इस दोनों में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, मसल टू बोन को या तो टेंडन या तो लिगामेंट, ऐसा ही कुछ पढ़े थे। तो बताओ क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा। आप लोग का आंसर ए है, वेरी गुड, जिसका भी आंसर ए है सही है, टेंडन। जी हाँ, टेंडन ही कनेक्ट करने में हेल्पफुल करता है मसल को बोन से। अच्छा याद कैसे रखेंगे, तो देखो भाई जो आपका टेंडन्स होता है ना, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का काम ही है कनेक्ट करना। तो ये कनेक्ट करता है किसको, बाइंड करता है मसल टू बोन, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। जबकि जो लिगामेंट है वो बाइंड बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, एक हड्डी दूसरा हड्डी से जुड़ेगा तो वो किसके साथ जुड़ेगा, लिगामेंट के साथ। याद रखने का तरीका क्या है, तो एगो गाना सुने हो, बबली
अरे नहीं सुने होगा तो सुन लो, बबली लगावे फेयर लवली। तो बबली यानी बोन टू बोन, कौन, ली मतलब लिगामेंट, लिगामेंट। तो बबली वर्ड याद रख लेना, काम हो जाएगा। एंड टेंडन, टेंडन मतलब मेरा दोस्त था एक ठो चंदन, ठीक है, पढ़ने में बहुत बढ़िया था, तेज था, तर्रार था। तो चंदन सब क्वेश्चन का माँ बहन कर देता था। माँ बहन यानी मसल टू बोन, है ना, मसल टू बोन। तो कभी भी मन में टेंडन आए, टेंडन मतलब चंदन। अगर क्लास में कोई चंदन होगा तो भाई माफ़ करना, लेकिन हाँ भाई याद रखने का तरीका, टेंडन यानी चंदन। चंदन ना बहुत तेज था पढ़ने में, वो किसी भी क्वेश्चन का माँ बहन कर देता था। माँ बहन यानी मसल टू बोन, ठीक है कभी नहीं भूलोगे। चलो वेरी गुड, टेंडन मसल टू बोन। लिगामेंट कैसे याद रखोगे, बबली ही लगावे फेयर लवली, है ना चलिए बहुत बढ़िया, बोन टू बोन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। देखो भाई, जो बच्चे ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान है, बहुत खुश हैं, मेरे ख्याल से अच्छा फील भी कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें को समझ रहे हैं। अब उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एंड मन का डर खत्म हो गया है कि हाँ भाई फेल हो जाएंगे, क्योंकि हाँ भाई लाइव पढ़ रहे हैं तो पास हो जाएंगे, उनको ऐसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। यही फ़र्क है आप में और जो बच्चे अभी यूट्यूब पे शुरू किए हैं, देखना उनमें अंतर। यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूँ, वो बच्चे इतने डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, कैसे पास करेंगे सर, क्या होगा नहीं होगा, है ना। यही अंतर है कोर्स में आने का और कोर्स से बाहर रहने का। देखो सारी चीज़ें लिटरली मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है कि नहीं, बताओ, A to Z। अगर कोई पार्ट मिसिंग होगा तो मेरा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे टीचर का होगा, है कि नहीं। हाँ अवेलेबल होगा, 100% होगा। लेकिन क्या बच्चा रेगुलरिटी के साथ पढ़ पाता है, नहीं। क्या स्टूडेंट की जगह हम होते तो पढ़ पाते, नहीं, हम भी उतने पढ़ाकू नहीं है। क्योंकि एक अपने से पढ़ना, खुद में कंटिन्यूटी बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्त, है ना। लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, तब आप कभी मन नहीं भी हुआ तो थोड़ा सा देख लिए, कभी छोटा बढ़ा, तो एक आपको रास्ता दिखाने वाला होता है और आप उसके पीछे पीछे चलते हो तो मंजिल तक पहुंच जाते हो। यही अंतर है दोस्त, ठीक है। तो YouTube पे भी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ें पढ़ाई हो रही है, लेकिन अंतर यही कि यहाँ पे आप पैसा दे के पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे हम पैसा दिए हैं, ठीक है, तो हम असूलेंगे। असूलने के चक्कर में आप पढ़ते हैं और आपको ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, कॉन्फिडेंस आता है, एग्जाम भी निकलेगा एंड आगे आप लाइफ में अच्छा भी करेंगे, क्योंकि आप ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जो पढ़ेगा नहीं वो पॉजिटिविटी तो कहाँ से लाएगा, है कि नहीं। अब खूब कहता है पॉजिटिव रहने से अच्छा हो जाएगा, ये बताओ पढ़वे नहीं किए हैं, एग्जाम से एक दिन पहले कितो पॉजिटिव रह जाएगा, अच्छा होगा नहीं ना, जो होना होगा वही ना होगा। तो कहने का मतलब यही है, यही अंतर है दोस्त। बाकी जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ पहले से यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, लिटरली बता रहा हूँ। एंड कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो वो दूसरे टीचर पढ़ाए हुए हैं, लेकिन एक मेंटोर होता है जिसका फ़ायदा आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। हाँ, और ये 1199 या कुछ बच्चे 1499 पे किए होंगे, कुछ बच्चे 999 में भी ज्वाइन किए होंगे। यही इसी आसपास हमारा कोर्स रहता है, 1000 से 1500 रुपये। तो मेरे ख्याल से आप 1000 से 1500 रुपये इधर उधर रेस्टोरेंट वगैरह खा पी करके, कभी गर्लफ्रेंड के साथ चले गए घूमने तो उसमें खर्चा कर देते होंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद लेते होंगे, उसमें कभी नहीं सोचे होंगे। लेकिन कोर्स खरीदने के लिए तो आप लोग को बहुत सोचना पड़ता है। खैर जो भी हो, लेकिन यही फ़ायदा है दोस्त, है ना, यही फ़ायदा, कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाता, बस यही फ़ायदा है कि आप लोग साथ में आंसर करते हो, अच्छा लगता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, बताओ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन क्या था, समझो बात को, कह रहा इसमें से कौन सा नॉट अ टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉट टाइप ऑफ ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ज्वाइंट का टाइप नहीं है, कौन सा ज्वाइंट का टाइप नहीं है दोस्त, ध्यान रखना। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो होता है, हिंज ज्वाइंट भी होता है, पाइवोट ज्वाइंट भी होता है, रोटेशनल ज्वाइंट तो मैंने नहीं सुना। अच्छा, आप लोगों ने भी नहीं सुना है, आंसर सी पहले से कर रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सी रोटेशनल ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है, तो नो हो जाएगा आंसर। एक बार ज्वाइंट्स के बारे में थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, सुन लो। देखो भाई, ज्वाइंट्स की मैं बात कर रहा हूं तो फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है, इमूवेबल ज्वाइंट्स उसको कहते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट को इमूवेबल कहते हैं क्योंकि मूव नहीं करता, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, बोन्स ऑफ स्कल, जिसमें कि जो आपके स्कल हैं, स्कल में जो क्रेनियम बोन्स वगैरह हैं उसके बीच जो सूचर्स है जॉइंट, क्रेनियल बोन्स के आपस के जॉइंट को सूचर कहते हैं, तो वो इसके एग्जांपल होते हैं। टीथ्स इन द सॉकेट, सॉकेट में जो जॉ सॉकेट में जो टीथ जमा हुआ एकदम हिलता नहीं है, बिल्कुल टाइटली है, तो वो
फाइब्रस ज्वाइंट के एग्जांपल हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स या तो इसको क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल, हल्का मूव करता है, जैसे प्यूबिक ज्वाइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक मतलब होता है ना कमर के पास जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं। एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो छोटे छोटे 26 इंटरवर्टिब्रल जो छोटे छोटे वर्टिब्रे है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं तो हल्का हल्का मूव करते हैं। एंड साइनोबियल को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। एंड साइनोबियल ज्वाइंट फर्दर लगभग 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल ज्वाइंट, पाइवोट, हिंज और कॉन्डिलॉइड। देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6 टाइप का है। एंड इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है? बॉल एंड सॉकेट, काफ़ी बार पूछा गया है इसके एग्जाम्पल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हिंज ज्वाइंट का। फिर आप एक बार थोड़ा सा मैं कहूँगा पाइवोट ज्वाइंट भी जरूर याद कर लें। ये जो जो इंपॉर्टेंट है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो बॉल एंड सॉकेट का याद रखना चाहिए, जैसे हिप ज्वाइंट और शोल्डर का ज्वाइंट, कंधा वाला ज्वाइंट और ये हिप ज्वाइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल में आता है। सैडल ज्वाइंट, ये जो सैडल होता है ना, ये थंब वाला होता है, जो थंब घूम रहा है ये सैडल ज्वाइंट होता है। पाइवोट मतलब होता है ना, ये हेड के पास होता है, हेड मूवमेंट ऑफ हेड इसी की वजह से होता है। नेक भी कह सकते हो, गर्दन के पास होता है, मूवमेंट ऑफ हेड इसी की वजह से होता है पाइवोट, ठीक है, गर्दन के पास होता है। हिंज ज्वाइंट भैया इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एल्बो और नी ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट जो एक्सटेंशन फ्लेक्शन शो करे। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड हुआ, फ्लेक्स हुआ, एक्सटेंड फ्लेक्स, इस तरीके का मूवमेंट हो, जैसे घुटना और केहुनी, है ना, ये सब हुआ। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट में एग्जांपल हो गया रिस्ट ज्वाइंट। एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट में कार्पल ज्वाइंट्स इन द हैंड। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। ज्वाइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं डबल स्टार टिक लगा रहा हूँ, कुछ भी भूल जाना, ज्वाइंट को मत भूलना। यहाँ से सवाल आप लिख के रख लो, 3 से 5 नंबर का पक्का आएगा। या तो शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो एक पक्का आएगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म, है ना। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द लॉन्गेस्ट बोन इज द बॉडी इन द बॉडी इज, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? ह्यूमरस, स्टेप्स, टिबिया, फीमर। बताओ भाई, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फीमर, वेरी गुड। यहाँ पर सबसे लंबी और मजबूत हड्डी, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? फीमर। इसी को थाई बोन कहते हैं, इसी को थाई बोन भी कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? तो स्टेपिस है, स्टेपिस, ठीक है। चलो, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है, जो कि फीमर है, ये देखो आपका फीमर है, यही लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी पेराइटल बोन्स आर देयर इन द क्रेनियम, क्रेनियम में पेराइटल बोन कितने होते हैं? क्रेनियम में पेराइटल बोन कितने होते हैं? 4 1 2 3। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं। बोन में पेराइटल बोन कितने होते हैं? आप लोग का आंसर आ रहा है सी। चलो सही तो है, लेकिन चलो कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, क्रेनियल बोन कितने बोन से मिलकर बना होता है? क्रेनियम तो टोटल 8 बोन से। कैसे याद रखे थे? तो क्रेनियम में मारेंगे तो ऐठ जाएगा। अरे भाई, क्रेनियम में मारोगे तो क्या होगा? ऐठ जाएगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हाँ, तो ऐठ जाएगा, यानी 8 बोन से बना होता है। एंड इसका ट्रिक था FPOT, पॉट से, F पोर्ट से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे स्क्वायर मैंने बताया था PT इक्वल टू 2, PT इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे P और T पेयर में होता है, यानी P4 पेराइटल, T4 टेम्पोरल। तो पेराइटल और टेम्पोरल बोन पेयर में होता है, बाकी सिंगल में होता है। यहाँ पूछ किसके बारे में? पेराइटल, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, तो देखो 8 बोन्स ऑफ क्रेनियल बोन, यहाँ पे मैंने बताया था ट्रिक FPOT पॉट से, F पॉट से, F4 फ्रंटल, P4 पेराइटल, है ना, O4 ऑक्सीपिटल, T4 टेम्पोरल, S4 स्फिनॉइड एंड इथमॉइड, हो गया। अब इसमें याद रख लेना आप लोग कि पेराइटल और टेम्पोरल, P और T, ये देखो P और T क्या होता है? डबल होता है। यहाँ पे पेराइटल का लोकेशन ये है, टेम्पोरल का लोकेशन ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेयर में होते हैं, राइट। ऐसे सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, स्कल में एकमात्र मूवेबल बोन कौन सा है? बताओ, स्कल में एकमात्र मूवेबल बोन कौन सा है? व्हाट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, तो पूरे स्कल का एकमात्र मूवेबल बोन जो हिलता है, बताओ। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल कहाँ है भाई? सर का हड्डी है ना टेम्पोरल, कभी भी हिलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैग्जिला मतलब होता है अपर जॉ, मैग्जिला मतलब अपर जॉ। अपर जॉ जब भी आप बोलते हो तो दोनों मूव नहीं करता है, मैंने बताया था।
अपर जॉ मैक्सिला इज इमूवेबल, फिक्स है, डबल में होता है, पेयर में होता है, देखो फिक्स है। जबकि लोअर जॉ मैंडिबल, जब आप बोलते हो तो सिर्फ लोअर जॉ हिलता है, तो ओनली मूवेबल बोन क्या हो जाएगा, मैंडिबल, मैंडिबल लोअर जॉ, है ना, लोअर जॉ जो कि मूवेबल होता है। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल मैंडिबल, आंसर क्या हो जाएगा, मैंडिबल। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, इलियम इज अ पार्ट ऑफ, इलियम पार्ट है हिप बोन का, वर्टिब्रल का, स्कल बोन का, कॉक्सिक्स बोन का, बताओ इलियम इज अ पार्ट ऑफ। तो इलियम, ये देखो दो गो कोक्सल बोन है, ये भी आपका एक कोक्सल बोन है, कोक्सल बोन, जिसको आप हिप बोन कहते हो, जिसको आप हिप बोन कह लेते हो, हिप बोन कह लेते हो, ठीक है। तो हिप बोन का इलियम क्या है, इलियम इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, हिप बोन, वर्टिब्रल या वर्टिब्रल, स्कल बोन या कॉक्सिक्स। तो याद रखना जो हिप बोन होता है, हिप बोन का ही 3 पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर बना होता है हिप बोन, ठीक है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन, इसमें से फ्लैट बोन का एग्जाम्पल कौन सा है, जवाब दो। फ्लैट बोन, फ्लैट मतलब चिपटा बोन, स्कल बोन, या तो नी कैप, स्टर्नम, या तो कार्पल्स। तो स्कल बोन मतलब क्या आ गया, पूरा फेसियल भी आ गया, क्रेनियल भी आ गया, तो जरूरी नहीं कि हर एक बोन फ्लैट है, कुछ इरेगुलर बोन्स भी हैं, तो यहाँ पे नहीं आएगा। नी कैप सेस्मॉइड बोन है, स्टर्नम फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है, वेरी गुड। स्टर्नम इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स। देखो फ्लैट बोन्स यानी ऐसे बोन्स जो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट प्लेट चिपटा जैसा होता है। फ्लैट बोन फंक्शन टू एड हार्ड सील्ड प्रोटेक्शन, ये वाइटल इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन में जैसे स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन इसको कहते हैं, क्रेनियम जो स्कल में होता है, पेल्विस ऑफ द रिब्स, ये सब स्कैपुला वगैरह एग्जाम्पल है फ्लैट बोन का, ठीक है। चलो ये आपका स्टर्नम है, स्टर्नम को 3 पार्ट में बांटा गया है, मेनुब्रियम, बॉडी, जीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन इन ह्यूमन स्कल इज, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स इन ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन कितने हैं, 8, 12, 30, 32। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स इन ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन मेरे ख्याल से क्या भाई, आंसर तो आराम से होना चाहिए, तो क्रेनियम में मारेंगे तो 8 जाएगा, यानी 8 को। आंसर भी आप लोग कर रहे हैं ए, है ना। अच्छा ठंड के दिन है, कितने लोग गर्म पानी पीते हैं, कितने लोग गर्म पानी पीते हैं, पिया कीजिए। देख रहे हैं हम अपने पास एगो तसली में गर्म पानी करके रखे हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, गला मतलब ठंड के दिन में ठंडा पानी, एक्सेसिव कोल्ड पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे आप फ्रेश वाटर तो चापाकल, पहले का टाइम था गांव घर का था कि कुआं से पानी निकाल के आदमी पीता था, या तो चापाकल से पीता था। तो ज़मीन के अंदर से तुरंत जो पानी निकलेगा ना बाबू, फ्रेश वाटर है ना, जिसको कहते हैं रनिंग वाटर, या फिर वो गर्म रहता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। लेकिन अब हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं स्टोरेज वाला पानी पीते हैं। अगर आपका आरओ भी है तो आरओ में पानी फिल्टर होकर स्टोर हुआ है, या तो कोई पानी फिल्टर वाला खरीदता है तो वो भी स्टोर करके रखा है एक एक 2-2 दिन तक का, या तो फिर आपका जो भी सुविधा होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और नॉर्मली आपका बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए ठंड के दिन में ऑलवेज, अगर आपके घर में फ्रेश वाटर नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कुआं, नल वगैरह नहीं है, जो चापाकल वगैरह से पानी नहीं पीते, तो टैप वाटर को या फिर आपके आरओ वाले वाटर को थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके पीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ 8। चलो द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन 8 है, यस 8 बोन्स ऑफ क्रेनियम। कुछ दिन पहले मैं नहीं पी रहा था, देख रहे, खांसी वगैरह सर्दी वगैरह से परेशान था, क्योंकि मेरे को पढ़ाने के टाइम पे हर 10 मिनट 15 मिनट में एक घूंट पानी पीना होता है। 8 बोन्स ऑफ क्रेनियल क्या क्या है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, पेराइटल, टेम्पोरल, मैंने बता ही दिया, ट्रिक वगैरह। एक बच्चा साहिबा बानू कह रही है कि चापाकल क्या होता है, आगे माए चापाकल ना जानो है तस्नी, साहिबा बानू, हाँ कितना लोग चापाकल नहीं जानते हैं, आ बताइए, चापाकल नहीं जानता है लोग, हैंड पंप, हैंड पंप
ये सब हम लोग के जनरेशन, ये सब ओ नई का जनरेशन है तब आप लोग। देखिए आजकल का बच्चा चापाकल नहीं जान रहा है, हैंडपंप समझे, हाथ से दबा करके कि दिखाना पड़ेगा। तो चलिए सर्च करके देख लीजिएगा, हैंडपंप हाथ से दबा दबा के चलाया जाता था। चापाकल नहीं जान रहा है, तब तो कुइयां जानता है कि नहीं, कुइयां। मेरे नानी घर में ना कुइयां था, है ना, तो कुइयां से पानी खींचने मेरा बड़ा डर लगता था हम लोग को। और मौसी लोग क्या करती थी, कुआं पे, जानते हैं कुआं में पानी खींचने का तरीका क्या है, तो कुआं के ऊपर जो दीवार रहता है ना गोल गोल, उसके ऊपर चढ़ के खींचा जाता है। हम लोग को डर लगता था ना, तो हम नीचे बैठ जाते थे। पहले पानी भर लिया ऐसे से डुबा के ऊपर, तनी को थे ही, नीचे एकदम बैठ जाते थे। उसके बाद बैठ के क्या एकदम से एकदम ऐसे करके होता है ना, खींच रहे और ऊपर खिंचाते खिंचाते आधा पानी गिर जाता था। ऐसा होता था। जैन जी। ऐसा किसी के साथ हुआ है? बचपन में नानी घर में मेरा कुआं था, वहां पे ये चीज होता था। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बोन इज द पटेला क्लासिफाइड एज? पटेला को किस टाइप के बोन में रखा गया है? लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन या सेस्मोइड बोन? तो आंसर सी, सेस्मोइड बोन। किस में रखा गया है? सेस्मोइड बोन में रखा गया है। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। देखो पटेला को सेस्मोइड बोन में रखा गया है। ठीक है। 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? इसमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, यस, तो फंक्शन तो है हमारे वाइटल, मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन के फंक्शन को प्रोटेक्ट करना, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे रिब्स, स्टर्नम, ये सब आपके हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ना। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, क्या कोई हार्मोन भी बनाता है? मेरे जानते तो नहीं है ऐसा कुछ, चलो इसको डाउट में रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सपोर्ट फॉर द बॉडी, यस, प्रोवाइड करता है। मिनरल्स और फैट को स्टोर करता है, यस। तो कौन सा फंक्शन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी। आप लोग भी कर रहे हो आंसर, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन? इसमें से कौन सा ज्वाइंट है जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है? ऑल डायरेक्शन या फिर सबसे ज्यादा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट? हिंज ज्वाइंट तो सिर्फ ऐसे है, ये हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है ना, तो ये ऑल डायरेक्शन में थोड़ी मूव करता है। इसको यहाँ पे घुटना को इधर थोड़ी कर दोगे, नहीं। पाइवोट ज्वाइंट भी नहीं है ऑल डायरेक्शन। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखो चारों बगल घूम जाता है ना, है कि नहीं? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सबसे ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट शो करता है। देखो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल भी है। इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, तो ये देखो, ये आपका हाथ का हड्डी है जिसको ह्यूमरस कहते हैं, इसमें बॉल जैसा बना हुआ है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा क्या बना होता है, सॉकेट। तो बॉल और सॉकेट जाके मिल जाता है, इसलिए है ना, मूवमेंट इन 3 प्लेन्स, 3D मूवमेंट शो करता है। शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट ये एग्जाम्पल हैं किसके? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन? इसमें से कौन सा एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट नहीं है? एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट नहीं है। देखो भाई, स्कल तो होगा, बीचों बीच एक्सियल स्केलेटन में आता है। वर्टिब्रे भी होगा, क्योंकि वर्टिब्रे भी होगा। पेल्विस, कमर वाला हिस्सा, तो ये आपका एक्सियल स्केलेटन में नहीं आएगा। रिबकेज भी होता है, लेकिन पेल्विस तो कमर वाला हिस्सा है, तो कमर वाला किस में आता है बताओ? तो अपेंडिकुलर में आता है। तो मैंने बताया था एक्सियल स्केलेटन में आपके स्कल आते हैं, जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, रिब्स आता है, प्लस स्टर्नम आता है, वर्टिब्रे आते हैं, बस इतना ही आता है। जबकि अपेंडिकुलर में आपके ये स्कैप जो पेक्टोरल गर्डल जिसको कहते हैं, क्लेविकल स्कैपुला वगैरह आ जाता है, फिर ह्यूमरस वगैरह आ जाता है जो हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, और फिर ये जो कॉक्सा बोन है यानी हिप बोन वगैरह है, पेल्विस जिसको कहते हैं, वो सब आपके अपेंडिकुलर में आते हैं। ठीक है। 17, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउज फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन? अगेन वही सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ है। ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन किसमें देखने को मिलता है? ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, साइनोबियल ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट या सूचर ज्वाइंट? बताओ, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन? तो विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउज फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज फॉर मोशन? तो ग्रेटेस्ट रेंज फॉर मोशन में आंसर हो जाएगा वही साइनोबियल ज्वाइंट, सबसे ज्यादा मूवमेंट यही शो करता है। देखो भाई, फाइब्रस मैंने बता दिया, इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं, सूचर्स बिटवीन स्कल बोन्स। ठीक है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल होते हैं, बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जैसे एग्जाम ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे। साइनोबियल जिसको मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है साइनोबियल कैविटी, वहां पर क्या होते हैं,
आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच दो बोन के बीच में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की वजह से अच्छे से मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। चलो, द नी ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वाइंट। नी ज्वाइंट, ये जो नी मतलब होता है घुटना, घुटने का जो ज्वाइंट है किसका एग्जाम्पल है? हिंज ज्वाइंट या बॉल एंड सॉकेट या तो पाइवोट या तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो हमने बताया था, देखो भाई तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंज, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट। सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये तीनों कभी मत भूलना। तो जब खुलना और बंद होना, खुलना बंद होना ये किसका नेचर है? एक्सटेंशन। देखो खुलना मतलब एक्सटेंशन, फ्लेक्शन मतलब बंद होना, ऐसा समझो। खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ। घुटना भी ऐसा ही कुछ होता है, घुटना को भी देखो खोलो बंद ऐसे होता है ना, मोड़ो फिर सीधा करो, तो उसको वो चीज़ें होता है हिंज ज्वाइंट, वो होता है हिंज। हिंज एक मतलब होता है एक्चुअली कब्जा। कब्जा मतलब समझते हो, जैसे गेट में एक कब्जा लगा होता है ना, जैसे मेरा डायरी देख लो, ये मेरा डायरी है, यहाँ पे एक छोटा सा कब्जा लगा हुआ है, मतलब मान लो तो ये क्या हो रहा है, कब्जा लगा रहेगा तो ये इतना खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा बंद, कैसे दरवाजा खुलता बंद होता है, कब्जा लगा होता है ना, हिंज मतलब वही होता है। तो ऐसा जॉइंट जिसको खुले बने, खुले बंद हुए, तो क्या है भाई, इसका हिंज जॉइंट में ही आता है आपका नी जॉइंट, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या आता है, बताओ भाई, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या आता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका हिप जॉइंट भी आता है, हिप जॉइंट भी आता है, शोल्डर जॉइंट भी आता है, शोल्डर जॉइंट भी आता है, शोल्डर जॉइंट भी आता है। पाइवोट जॉइंट कहाँ पे होता है? नेक के पास होता है, नेक के पास। इसको याद रखने का तरीका, पाइवोट, भोट मतलब गला घोट के मार देंगे, गला के पास, ऐसे बोले पाइवोट मतलब गला घोट के मार, नेक के पास, इसी के सारे मुंडी मूव करता है, ठीक है। हाँ, याद रखना ये तीनों जॉइंट्स याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन था नी जॉइंट कौन सा है, तो हिंज जॉइंट हो जाएगा। देखो वही चीज़ें यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, बॉल एंड सॉकेट में मैंने बताया था हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंड हिंज जॉइंट में देखो एल्बो और नी, यहीं से है ना सवाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो इसको कभी भी छोड़ना मत। कैमरा महोदय हमें पीला मत कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच जॉइंट टाइप इज फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप अलोइंग फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मोशन इन मल्टीपल डायरेक्शंस। कौन सा जॉइंट टाइप है जो शोल्डर और हिप में पाया जाता है, जो कि वाइड रेंज ऑफ मोशन? तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन? कौन सा इसमें से सेल्स जो हैं बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? विच सेल्स आर फॉर्मेशन, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन? इसमें से कौन सा बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑस्टियोब्लास्ट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑस्टियोक्लास्ट या तो ऑस्टियोसाइट या कॉन्ड्रोसाइट। देखो बोन फॉर्मेशन यानी बोन बिल्डिंग, बिल्डिंग बिफोर ब्लास्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। वेरी गुड। ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब क्लेस करना यानी बोन ब्रेकिंग सेल है। ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेजिनस सेल, मैच्योर कार्टिलेज सेल। चलो 21 नंबर है, विच टाइप ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम? कैसे रिब्स होते हैं जो कि स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड हो? तो देखो भाई हमने बताया था रिब्स के बारे में, तीन पार्ट में, तीन तरीके के होते हैं, टोटल 12 पेयर होता है। तो स्टार्टिंग का जो 1 to 7 तक है, 1 to 7 तक है, वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होता है और आगे से, तो इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। 1 to 7 तक डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम वाया कोस्टल कार्टिलेज। जबकि 8वां 9वां 10वां 8 9 10 ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं होता है, ये एक्चुअली 7वें में ही जाके जुड़ता है और वो कार्टिलेज जाके जुड़ता है, 7वें के हेल्प से होता है। तो इसलिए 8वां 9वां 10वां को फॉल्स रिब्स कहते हैं, इनडायरेक्टली है तो जरूर अटैच लेकिन इनडायरेक्टली। जबकि फ्लोटिंग रिब्स 11वां 12वां कोई अटैच्ड ही नहीं है स्टर्नम से, आगे से कहीं अटैच्ड ही नहीं है, ऐसे फैलता तैरता रहता है, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स, सिर्फ पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से होता है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, ऐसे रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू रिब्स, आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। कितने होते हैं, 1 to 7 पेयर्स, ठीक है। चलो 22 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल? इसमें से कौन सा बोन पेल्विक गर्डल का पार्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल? पेल्विक गर्डल का पार्ट कौन सा है? फीमर, रेडियस, स्कैपुला, इलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल? पेल्विक गर्डल का इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल? पेल्विक गर्डल यानी कि नीचे वाला हिस्सा, पेक्टोरल गर्डल ऊपर वाला, शोल्डर जॉइंट, ये हिप जॉइंट की बात कर रहा है, हिप के पास का। तो इसमें से कौन सा है? फीमर नहीं होगा, रेडियस, स्कैपुला, इलियम। इलियम होगा ना, क्योंकि इलियम, स्टियम और प्यूबिस ये कॉक्सल बोन यानी हिप बोन का पार्ट होता है। तो आंसर डी कर भी रहे आप लोग। ये देखो
ये आपका पेल्विक है ना, ये देखो क्या ना, पेल्विक गडल है जिसमें 2 कॉक्सल बोन होते हैं, कॉक्सल बोन का पार्ट होता है इलियम, ठीक है। द पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ, पेक्टोरल गडल को शोल्डर गडल भी कहते हैं। यहाँ पर किस 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 चीज से बना होता है, स्कैपुला और क्लेविकल, यस पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कैपुला और क्लेविकल से। ये देखो पेक्टोरल गडल को शोल्डर गडल कहते हैं, इसमें स्कैपुला होता है और ये क्लेविकल होता है। क्लेविकल को ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ज्वाइंट डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन ज्वाइंट्स। ज्वाइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के जमा होने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, बताओ कौन सा ज्वाइंट डिसऑर्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस या तो रोमेटाइड अर्थराइटिस, गॉट या ब्रूसाइटिस, जवाब दो। तो याद रखना इस किस प्रकार में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं किसमें, गॉट में, गॉट में। रोमेटाइड अर्थराइटिस में यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स नहीं बनता है, इसमें यूरिक एसिड का क्रिस्टल नहीं बनता है, गॉट में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस में एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट के बीच कार्टिलेज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। देखो गॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स में, जो कि अफेक्ट करता है आपके खास करके बिग टो को, है ना, बड़ा वाला अंगूठा को। कॉज सडन एंड सीवियर पेन एंड स्वेलिंग, कई बार होता है सीवियर पेन और स्वेलिंग देखने को मिलता है। 25 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द जॉइंट। इसमें से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो जॉइंट को अफेक्ट करता है। ऑटो इम्यून मतलब ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि आपका बॉडी का इम्यून सेल, खुद का इम्यून सेल खुद के बॉडी पर अटैक कर दे, खुद के जॉइंट्स पर अटैक कर दे। तो ये होता है रोमेटाइड अर्थराइटिस। रोमेटाइड अर्थराइटिस में भी जॉइंट पेन होता है, लेकिन खुद का ही इम्यून सेल, यानी खुद का सैनिक अगर अपने देश पे हमला कर दे, वही वाली बात है, खुद का ही हमारा इम्यून सेल का काम क्या होता है, दुश्मनों से लड़ना, जो भी फॉरेन बॉडीज है, लेकिन आपका वो इम्यून सेल आप ही के बॉडी पर अटैक करे तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। वो कौन सा, रोमेटाइड अर्थराइटिस। आंसर बी, रोमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है जॉइंट्स की लाइनिंग पर, जैसे कि इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है एंड पोटेंशियल जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस ऑफन अफेक्ट्स स्मॉलर जॉइंट्स लाइक दोज इन द हैंड्स एंड फिट, ठीक है, हाथ और पैर वगैरह में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसको, जैसे नॉर्मली देखो कितना सीधा है, रोमेटाइड में होने के बाद टेढ़ा हो जाता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है द वर्टिब्रे आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। जो वर्टिब्रे हैं वो किस प्रकार के बोन का एग्जाम्पल है। द वर्टिब्रे आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। जवाब दीजिए। वर्टिब्रे आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन। द वर्टिब्रे आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। तो वर्टिब्रे जो होते हैं वो किस टाइप के बोन के एग्जाम्पल हैं। तो वर्टिब्रे आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इरेगुलर बोन। लंबी हड्डी में टीबिया आता है, फिब्यूला आता है, फीमर आता है, रेडियस आता है, अल्ना आता है, ठीक है, जबकि इरेगुलर बोन्स में वर्टिब्रे आते हैं। देखो इरेगुलर बोन ऐसे बोन्स होते हैं, ऐसे बोन्स जो कि ऑर्डरली शेप का हो और वो किसी कैटेगरी में नहीं, ना ही लंबी हड्डी, ना ही शॉर्ट, ना ही फ्लैट में आए, उसको इरेगुलर बोन कहते हैं। जैसे वर्टिब्रे वगैरह हो गए, फेशियल बोन्स हो गए, ये सब इरेगुलर बोन्स होते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज इमूवेबल, इसमें से कौन सा ज्वाइंट इमूवेबल है, कौन सा ज्वाइंट इमूवेबल है। साइनोबियल तो फ्रीली मूवेबल होता है, कार्टिलेजियन स्लाइटली मूवेबल, फाइब्रस, वेरी गुड आंसर सी। द चिक बोन इज ऑल्सो नोन एज द, चिक बोन को और किस नाम से जानते हैं, तो जाइगोमेटिक बोन। मैंने बताया था ना कि कैसे जगाओगे इसका ट्रिक है क्या, कि मान लो कि आपकी शादी हो गई, ठीक है, अरे मान लो भाई अभी हुई नहीं है, मान लो कि शादी हो गई, ठीक है, और सोई हुई है, आपको जगाना है, कैसे जगाओगे। अरे जगाना है, आपको क्या करना है, जगाना है, कैसे जगाओगे। तो चिक, चिक को सहला के या छू के, ए जी उठिए ना, है ना, प्यार से दुलार से, तो जगाओगे, यानी जाइगोमेटिक बोन कहाँ पर, चिक के पास ठीक है। ये बोल रहा है अखंड सिंगल, टेंशन ना ले बाबू, समय आएगा सबका टाइम आएगा, हम भी लाइन में लगे हैं, आप भी लगे रहिए समय पर। चलिए, विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन।
कौन से बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियम, रिब्स, स्टर्नम, क्लेविकल। विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है बताओ? क्रेनियम, रिब्स या स्टर्नम या क्लेविकल? तो कौन सा हड्डी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली हड्डी क्रेनियम होती है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली हड्डी कौन सी होती है? क्रेनियम होती है। क्रेनियम, वेरी गुड। नेक्स्ट, साइनोबियल फ्लूइड इज फाउंड इन। साइनोबियल फ्लूइड किस में पाया जाता है? फाइब्रस ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, साइनोबियल ज्वाइंट्स, सुचर्स। साइनोबियल फ्लूइड इज फाउंड इन। साइनोबियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना, साइनोबियल फ्लूइड्स साइनोबियल ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। साइनोबियल ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो, सी आंसर है फाइनली। ये साइनोबियल ज्वाइंट है, यहाँ दो बोन है, दो बोन के बीच में साइनोबियल कैविटी होती है, उसके अंदर साइनोबियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से आसानी से मूव हो पाता है। क्या कह रहा है? इट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी जो दो बोन आपस में आर्टिकुलेट कर रहे हैं यानी जुड़ रहे हैं, उसके बीच में स्पेस होता है। द एंड ऑफ बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल लुब्रिकेटेड विद स्मॉल, मतलब थोड़ा लुब्रिकेटेड होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एक छोटा सा फ्लूइड होता है, मतलब थोड़ा मात्रा में फ्लूइड होता है, जिसको साइनोबियल फ्लूइड कहते हैं, जिसकी वजह से मोशन जो है ना ईजिली हो पाता है, ठीक है। चलो, मैच्योर बोन क्या होता है? मैच्योर बोन सेल ऑस्टियोसाइट को कहते हैं। और मैच्योर बोन ऐसे बोन जो कि मैच्योर है, पूरी तरीके से परिपक्व हैं, और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, तो वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड किस स्टूडेंट का कितना क्वेश्चन सही हुआ आउट ऑफ 30, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।